तो हम लोग पिछले क्लास में ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ रहे थे और ग्लिसरॉल के प्रिपरेशन मेथड के बारे में सीख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग ग्लिसरॉल के आगे बढ़ा रहे हैं और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को कवर करना शुरू करेंगे। ठीक, चलिए आज हम लोग इसमें ग्लिसरॉल के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पे सबसे पहले चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर मान लीजिए कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी मैटर मिल जाएंगे। आईटी के क्वेश्चन है, इसमें नीट के क्वेश्चन है, हाई स्कूल के क्वेश्चन है, 11th 12th के कुछ सब्जेक्टेड हैं, इसमें अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के सब्जेक्ट हैं इसमें। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इसमें पूरे नोट्स मिलेंगे, इसलिए आप ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो चलिए, तो हम बिना समय बर्बाद करते हुए सीधा लिखना शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लिसरॉल, हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लिसरॉल। लिखिए जब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लिसरॉल, लिखिए ग्लिसरॉल इज अ कलरलेस, ग्लिसरॉल इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, हाइड्रोस्कोपिक सिरपी लिक्विड, जैसे सिरप होता है ना उस तरह बोलते हैं, सिरपी लिक्विड। इट्स बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस, इट्स बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस with single decomposition, with single decomposition. It is sweet in taste, it is sweet in taste, and it is sweet in taste and miscible in water and alcohol, but immiscible with ether and chloroform. मिसिबल जब आप सॉल्युबल भी लिख सकते हैं, इनमिसिबल विथ ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। इट फ्रीज एट 17 डिग्री सेल्सियस, फ्रीज एट 17 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव डेंसिटी इज 1.265, रिलेटिव डेंसिटी इज 1.265। हो गया। नीचे लिखिए ग्लाइकोल हैज 3 OH बॉन्ड, ग्लाइकोल हैज 3 OH ग्रुप्स, ग्लाइकोल है 3 OH ग्रुप्स, therefore it can form more number of hydrogen bond, more number of hydrogen bond, hence greater intermolecular force of attraction, greater intermolecular force of attraction remain between them. For this reason, glycerol is a viscous in nature, glycerol is a viscous in nature and high boiling point, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसा जाहिर सी बात है जितना OH बॉन्ड होगा उसके पास क्या होगा, उतना अधिक अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होगी, और जितना अधिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा आसानी से क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा, और जाहिर सी बात है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनके बॉन्ड को ब्रेक करने में अधिक से अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वह ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी में। डालिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लिसरॉल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लिसरॉल। आपको बता दें कि इसमें जब भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, जहां पर हमारे पास अगर मान लो कि ये स्ट्रक्चर है CH2OH और ये आपका है CHOH और ये आपका है CH2OH, ये है आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, पहले कार्बन पर अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जहां पर फंक्शनल ग्रुप रहता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन और इसके बाद वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा कार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कर सकते हैं प्राइमरी, इसे कहते हैं हम लोग सेकेंडरी, और इसे क्या बोलते हैं, ये भी आपका है प्राइमरी, नॉट टर्शियरी।
ठीक है, इधर की तरफ हमारे पास एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, इधर से दोनों कार्बन जुड़ा है तो सेकेंडरी, और ये आपका क्या है, प्राइमरी। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, और ये भी आपका है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो चलो अब केमिकल प्रॉपर्टी में हम शुरू करते हैं। सबसे पहला लिखो रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम, पहला क्या है, रिएक्शन विथ सोडियम। लिखो ओनली प्राइमरी अल्कोहल, ओनली प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप रिएक्ट वन बाई वन, ओनली प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप रिएक्ट वन बाई वन। ध्यान रखेंगे बेटा, इससे हम लोग कहेंगे क्या, प्राइमरी, ये है आपका प्राइमरी और ये है आपका सेकेंडरी। ठीक है, ओनली प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप रिएक्ट वन बाई वन एंड सेकेंडरी ग्रुप डू नॉट रिएक्ट। पता है ना आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्यों कहते हैं? ऐसे समझो, ये स्ट्रक्चर आपका है H, या इधर OH कर दो, इधर H कर दो, इधर H कर दो, इधर आपका OH है, ये H है, और यहाँ पर OH है, H है, और यहाँ पर H है। कार्बन अगर एक तरफ के कार्बन से अटैच्ड होता है, कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी। ठीक है, कार्बन अगर दोनों तरफ से अटैच्ड है तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी, और ये कार्बन एक तरफ से अटैच्ड इसीलिए उसको हम लोग कह दिए प्राइमरी। ठीक है, और चूंकि इस पर अल्कोहल लगा हुआ है इसलिए इसको हमारा प्राइमरी अल्कोहल, इस पर ये अल्कोहल लगा इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, नॉट 20 अल्कोहल, ये ऊपर लगता है 0, और ये आपका फिर एक कार्बन है जिसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो कहा कि सोडियम जो होता है वो सिर्फ क्या करता है, वन बाई वन जो होता है वो प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। मतलब कि हमारे पास अगर ये आपका CH2OH है, यहां पर अगर ये CHOH है, और यहां पर क्या आपका ये CH2OH है। ठीक है, अगर इसको हम रिएक्शन कराना होगा तो क्या करेंगे हम, जब इसे हम रूम टेम्परेचर पर, एक काम करो, इसका रिएक्शन कराओ सोडियम के साथ, कितने टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, नहीं कि 27 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस में जो करते हैं रिएक्शन, तो जब रूम टेम्परेचर पर इसके रिएक्शन कराते हैं तो कहता है क्या, पहले प्राइमरी पर अटैक होगा। तो क्या होगा, ये सोडियम जो है ये आकर ये क्या करेगा, जनरली जो होता है ये सोडियम जो है वो अपने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होता है, किसकी, NaOH के रूप में रहेगा। जनरली जैसे हम सोडियम जो लिखे है ना, ये जनरली जो होता है वह Na+ और OH- के फॉर्म में होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होता है। अब यहां से क्या होगा कि ये माइनस और ये क्या, ये प्लस में टूटेगा, यहां पे ये सोडियम जो होगा वह यहां आएगा, और ये जो होगा इसके साथ मिलेगा तो अपना ये H2O बाहर निकलेगा, और ये जो बनेगा वो बनेगा आपका CH2ONa, यहां से CHOH, और ये क्या आपका CH2OH। अगर आप इसको फिर रूम टेम्परेचर पर अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो आप क्या करेगा, यहां का हाइड्रोजन गायब हो जाएगा। अगर आप Na+ और OH- मान लो अगर टूटता है, अगर इसे नॉर्मल सोडियम रखोगे तो ये क्या करेगा, आकर यहां मिलेगा, और फिर ये क्या करेगा, इसके साथ जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, CH2ONa, ये आपका हो गया CH2OH, और सॉरी CHOH, और ये आपके आ गया CH2ONa। ठीक है, तो इस जो हमारे पास मोनोसोडियम ग्लिसरेट और डाइसोडियम ग्लिसरेट, देखो ये हमारे पास है ग्लिसरॉल। ठीक है, इसमें एक सोडियम है तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोसोडियम ग्लिसरेट, मोनोसोडियम ग्लिसरेट, और इसको कहते हैं हम लोग डाइसोडियम ग्लिसरेट। आई बात समझ में? तो यहां पे जब भी रिएक्शन होता है वह सिर्फ प्राइमरी, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है, तो सबसे पहले प्राइमरी को एक्टिवेट किए, फिर उसके बाद क्या किया, तो सेकंड स्टेप में प्राइमरी को एक्टिवेट किए। ठीक है, तो ये है आपका पहला रिएक्शन। चलो बना लो इसको। सेकंड में लिखो रिएक्शन विथ HCl गैस, रिएक्शन विथ HCl गैस, रिएक्शन विथ HCl गैस।
reaction with HCl gas. हो गया? लिखिए at 110 डिग्री सेल्सियस, at 110 डिग्री सेल्सियस अल्फा एंड बीटा, सॉरी सेल्सियस, a mixture of alpha and beta monochlorohydrin is obtained. मोनोक्लोरोहाइड्रिन इज ऑब्टेन. ठीक है. अब देखो कहा कि यहां पे अगर ये CH2OH, ये आपका CHOH और ये आपका CH2OH है. ठीक है. इसकी रिएक्शन कराओ HCl के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पर. कितने पर? 110 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. यहां से टूटेगा तो आपका H प्लस और Cl क्या? माइनस. यहां से टूटेगा ये प्लस और OH क्या? माइनस. यहां से ये माइनस जो होगा वह यहां अटैक करेगा और ये यहां अटैक करेगा तो क्या बनेगा? CH2Cl, CHOH और CH2OH. अब आप क्वेश्चन करोगे ना कि सर आप यहाँ पर ऑक्सीजन को क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि बेटा यहाँ पर हम टेम्परेचर दे दिए 110 डिग्री सेल्सियस और जैसे ही 110 डिग्री सेल्सियस देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो चाकी ज्यादा है पर हीट देने के बाद क्या होगा? ये आसानी से यहाँ से बॉन्ड की क्लीवेज हो जाती है. ठीक है. तो ये आसानी से क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा. तो ये मिल गया हमको कौन सा? अल्फा पे ब्रेक हुआ. सबसे पहले किस पर टूटा? अल्फा टूटा. अब इसके बाद किसको तोड़ना है? बीटा को तोड़ना है. फिर इसके बाद क्या करेंगे कि 110 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करेंगे. ध्यान रखेंगे जब वो हीट करते हैं ना तो ये जो है एक बार अल्फा पर अटैक होगा और अगली बार क्या होगा? ये H प्लस और Cl माइनस जो होगा अब आकर यहां पे अटैक करेगा और ये इसके साथ ये और ये यहां अटैक करेगा तो HCH2OH, CHCl और ये आपका CH2OH. ये जो है एक मिक्सचर बनता है. क्या बनता है? मिक्सचर बनता है. ध्यान रखेंगे. ठीक है. तो यहां पर एक अल्फा पर और दूसरा कहां पे? बीटा पर. तो अल्फा और बीटा का जो कॉम्बिनेशन हम लोग को मिलता है ये हमेशा एक क्या होता है? मिक्सचर बनता है. ठीक है. तो ये होता है अल्फा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन और ये होता है बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन. नाम क्या है इसका? अल्फा क्लोरो मोनो, सॉरी अल्फा हमारे पास अल्फा नंबर स्ट्रक्चर पर है तो इसको हम लोग कहते हैं या तो अल्फा ग्लिसरॉल कहो. ठीक है. तो अल्फा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन, अल्फा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन और ये है आपका बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रिन. ठीक है. तो ये दो तरह के आपके स्ट्रक्चर मिलते हैं. तो ये हो गया आपका HCl के साथ. ठीक है. ध्यान रखेंगे ये दोनों जो होता है एक मिक्सचर होता है. लेकिन यही सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एक्सेस अमाउंट में HCl को अगर अटैक करा दें, अभी तो थोड़ी सी मात्रा में कहा कि अगर एक्सेस अमाउंट में अगर HCl को मिला देते हैं तो ये क्या करता है कि दोनों लोकेशन को HCl को डिस्प्लेस करता है. तो आप लिखिए तो ये जब अधिक मात्रा में HCl होगा तो सबसे पहले दोनों अल्फा और गामा को रिप्लेस करेगा जो प्राइमरी होगा और फिर उसके बाद सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करता है. नीचे लिखो तो नोट करके कि इफ एक्सेस HCl इज प्रेजेंस excess of HCl gas in presence of acetic acid at 110 degree Celsius, then कहा कि अगर ये CH2OH है और ये आपका CHOH और ये आपका CH2OH, अगर इसको ध्यान रखेंगे ये जो HCl है वो काफी एक्सेस अमाउंट में हो. ठीक है. और 110 डिग्री सेल्सियस पर CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड. कौन सी एसिड? एसिटिक एसिड. तो कहा कि अगर इस बार एसिटिक एसिड के एक्सेस अमाउंट में अगर इस रिएक्शन को कराते हैं तो कहा कि सबसे पहले अब यहां पर 3 मोल हो जाएंगे HCl 3 मोल HCl अटैक करेंगे.
ठीक है, तो सबसे पहले जो होगा इन दोनों मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करेगा तो बनेगा CH2Cl CHOH और ये बना आपका CH2Cl और फिर उसके बाद बनेगा CH2OH, फिर बनेगा आपका CHCl और यहां से बनेगा CH2OH। आई बात समझ में? तो इसका जो होगा एक मिक्सचर बन के तैयार होगा। तो ये देखो यहाँ पर बेटा, अगर सबसे मजेदार बात बताएं, जनरली हम लोग या तो इसको हम लोग अल्फा गामा पढ़े या हम लोग अल्फा अल्फा पढ़ लेते, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, ये भी जो है और सेम स्ट्रक्चर क्या सेम है, और ये क्या है आपका बीटा है। लोग जनरली अल्फा बीटा गामा पढ़ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम अल्फा अल्फा इसलिए पढ़ते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सेम होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग या तो इसको अल्फा अल्फा पढ़ो या अल्फा गामा पढ़ो। ठीक है, अगर अल्फा अल्फा पढ़ोगे तो इसका नाम लिखोगे अल्फा अल्फा ग्लिसरॉल, या अल्फा गामा पढ़ोगे तो अल्फा गामा ग्लिसरॉल। अगर हम इसको अल्फा माने तो या तो अल्फा अल्फा ग्लिसरॉल पढ़ो, ठीक है, डाई क्लोरो हाइड्रीन, या तो इसको क्या पढ़ सकते हो अल्फा गामा ग्लिसरॉल डाई क्लोरो हाइड्रीन, और इसको भी क्या कर सकते हैं। अब इसमें क्या, ये तो अपना पुराना बीटा है, तो बीटा ग्लिसरॉल और क्या मोनोक्लोरो हाइड्रीन। ठीक है, तो ये है आपका जनरल स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? किसके साथ, कि जब ये HCl के साथ एक्सेस अमाउंट में कराता है। ध्यान रखेंगे, अगर यहीं पे HCl के जगह पर कोई बच्चा हमसे पूछता है सर आप HCl के जगह पर अगर आप HBr को रखते तो हम कहे बेटा इस पर कोई दिक्कत नहीं है, HCl को रखो HBr के रखो, दोनों में कोई कंडीशन दिक्कत नहीं है। आप एक्सेस अमाउंट HBr रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन जब ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन जब क्या हो जाएगा ब्रोमीन आ जाएगा, तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्लोरीन रखो ब्रोमीन रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगा। चलो इसको बना लो फटाफट। हो गया। फिर इसके बाद अगर हम इसके अगले ध्यान रखेंगे, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ये केस उत्पन्न होता है। आप आयोडीन के साथ मत कराना, क्योंकि आयोडीन जो होता है एक स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, इसीलिए वो आयोडीन जब आएगा तो अपना अलग कर्माप दिखाएगा। तो लिखो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस आयोडाइड। ध्यान रखिए सी के ऊपर हम जो मार्क किए ना इसको हम लोग विथ पढ़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। लिखो व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ या स्मॉल व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विथ a small amount of HI, a small amount of HI or PI3, the main product is allyl iodide। allyl iodide कहा कि अगर मान लो CH2OH, ये CHOH और ये CH2OH, अगर इसकी रिएक्शन अगर हम ध्यान रखेंगे, जैसे ही इसको हम HI के साथ या PI3 किसी के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। सबसे पहले जैसे ये अटैक करेगा, सबसे पहली अटैकिंग तो होगा कि ये सभी लोकेशनों पर अटैक करेगा। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बनाता है वो बनाता है CH2, ये सभी स्ट्रक्चर पर अटैक करेगा। I, यहां से CHI और ये आपका CH2I, सबको रिड्यूस कर दिया, सारे ऑक्सीजन को भगा देता है। एक कहते हैं ना कि HI को आप हमेशा याद रखना, ये अल्कोहल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, सबको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन को भगा दिया। अब यहां पे क्या होगा कि जैसे ही मॉलिक्यूल HI आएगा, ये ध्यान रखना कि बेटा ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल। कैसे बनता है पता है ना, ये HI जो होता है वो 3 मोल HI होता है। ठीक है, 3 मोल HI होता है। कितना मोल? 3 मोल HI होता है। तो ये HI और क्या HI। अब आप इसको तोड़ दो, ये प्लस और माइनस, ये प्लस और ये क्या माइनस, ये प्लस और ये क्या माइनस। ठीक है,
यहां से तोड़ोगे तो ये टूटेगा, ये H प्लस और I माइनस में, प्लस और माइनस में, या प्लस और माइनस में। कुछ बच्चे कहेंगे सर हाइड्रोजन आयोडाइड में प्लस माइनस नहीं होता, बेटा होता है, पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है, क्योंकि इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड काम करता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो इसके हम ऐसे दिखा दे रहे हैं प्लस माइनस, पर इसके ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। इनके बीच में जो होता है डाइपोल में अट्रैक्शन जो टूट होता है उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, ठीक। तो यहां से क्या होगा, ये यहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा, इस तरह से सारा अटैक आप करा दो। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये बन गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, हम लोग करते हैं ग्लिसरॉल ट्राई आयोडाइड, नाम क्या होता है इसका, ग्लिसरॉल ट्राई आयोडाइड, ठीक है। अब जैसे ही अब ये क्या करता है कि अब स्ट्रक्चर जनरली जो होता है वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अब क्या करता है ये मॉलिक्यूल्स यहां से आयोडीन जो होता है वो रिप्लेस कर जाता है, और जैसे ही आयोडीन यहां से रिप्लेस करता है तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये बनता है CH2I, और यहां से निकलता है आयोडीन। ये जो है वह स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे हम लोग कहते हैं एलाइल है, क्या कुछ बोलते हैं, एलाइल आयोडाइड। तो ये आयोडीन जो है, ध्यान रखेंगे HCl और HBr उसका फंक्शन अलग होता है, पर HI आता ही आका फंक्शन क्या करता है, बिगाड़ देता है। अब अगला क्वेश्चन पूछोगे उस तरीके, अगर ये PI3 हो तो क्या करेंगे आप तो HI के साथ बना दिए। PI3 में बेटा कुछ नहीं करना है, PI3 होगा तो ये फास्फोरस जो है अपने 3 आयोडीन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। यहां से जब तोड़ोगे तो मतलब कि इसके ऊपर प्लस प्लस प्लस, तो तीनों हटेगा तो ये माइनस 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 होगा, बस कहानी इसके ऊपर ले क्या करो, एक एक करके अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करते हो तो चलो हम यही बना देते हैं ना। ये CH2OH है, ये आपका CHOH है, और ये आपका CH2OH है। यहां से तोड़ोगे माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये क्या प्लस। अब एक काम करोगे, ये माइनस से इसके साथ भिड़ा दो, सारे माइनस को, 3 पॉजिटिव है 3 निगेटिव के साथ बढ़ा दो, इसके बाद इनको लेकर यहां मिला दो, तो क्या बनेगा यहां से, यह आपका CH2I, ये आपका CHI, और ये आपका क्या CH2I नहीं बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, POOH का होल थ्राइस। आई समझ में बात। और जब इसको फिर आप क्या करोगे, यहां से आयोडीन को बाहर निकाल दोगे तो बन जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका हो गया CH2I, और साथ में क्या निकल गया यहां से I2। देखो तो बेटा ये दोनों प्रोडक्ट एक जैसे हो गए कि नहीं। तो ये आप या तो HI के साथ रिएक्शन कराओ या PI3 के साथ रिएक्शन कराओ, दोनों की कहानी जो होती है वो सिमिलर कहानी होती है। आई बात समझ में, चलो इसको बना लो। बना लिए। अब इसी पर एक बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछा, ये बताइए सर जी, आपने कहा कि जब अगर आप HCl और HBr को एक्सेस अमाउंट में मिला देते हैं तो ऐसे स्थिति में जो उसका प्रोडक्ट होता है वो बड़ा अजीब तरीके से अल्फा अल्फा डाइक्लोरो क्या कहते हैं ग्लिसरेट बनाता है। और आप जो है अगर मान लीजिए कि इसी को HI को भी अगर आप एक्सेस अमाउंट में मिला देंगे तो क्या होगा, क्योंकि HCl और HBr की एक्सेस अमाउंट में मिला दिया, आपका HF तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते नहीं है। हम कहेंगे बेटा HF जो होता है फ्लोरीन की साइज काफी छोटी होती है, और छोटे जो होते हैं ना बड़े नटखट होते हैं, जल्दी कॉम्प्लेक्स बनाने के एक बार जब वो बॉन्ड बना लेते हैं ना तो उनको मनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। आपके घर में छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़े लोग को मना लेते हैं आसानी से, तो छोटे बच्चे जल्दी मानते नहीं है, इसीलिए वो बहुत पैसा खर्चा कराने वाले होते हैं। मार्केट में लेके चले जाएंगे तो आपका 150 200 500 तोड़ देते हैं, ठीक है। फिर बड़े बच्चों को आप एक बार समझा दोगे तो समझ जाएंगे, डांट दोगे डांट देंगे, एक बार आंख दिखा दोगे तो बच्चे आराम से शांत हो जाते हैं। पर छोटे बच्चों नहीं चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो वही हाल इसमें फ्लोरिनवा के साथ होता है। ये फ्लोरीन जो होता है ना बहुत दुष्ट कैटेगरी का एलिमेंट होता है, एक बार बॉन्डिंग बना लेता है तो एनर्जी के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। अब उसको रझाने के लिए, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे अपने पाले में लाने के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। आई बात समझ में कि नहीं, वो काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए फ्लोरीन जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करता है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। बाद में पूछोगे कि चीज बताइए ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लास्ट में एक एंटीमनी भी होता है, उसको क्यों नहीं लेकर आते हम, कि नहीं आ रहे, वो तो बहुत डेंजर एलिमेंट है।
फ्लोरीन अपने साइज में छोटा है तो डेंजर है, उसकी भाव बड़ी रहती है, कहेगा हमको ज़्यादा एनर्जी दोगे तो हम खर्चा में पार्टिसिपेट करेंगे। और एंटीमनी जानते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो अच्छे अच्छे लोगों को जला देता है। जानते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितने होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कहानी बड़ी अजीबोगरीब होती है। वो किसी भी कम्प्लेक्स को लेकर आओगे तो कहेगा कि उसकी इतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा हीट वो फेंकेगा कि सामने वाला क्या होगा, जल जाएगा। तो बात समझ ही रहे हो, एक काफ़ी छोटा ही है और एक जो है काफ़ी बड़ा ही है। बड़े लोग की अलग भाव, छोटे लोग की अलग भाव। हम लोग हैं मिडिल क्लास वाले, तो मिडिल क्लास वाले व्यक्ति जो होते हैं हर तरह से स्टेबल होते हैं। इसलिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एंटीमनी में क्या है, फ्लोरीन पार्टिसिपेट नहीं करता कि उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए बॉन्डिंग बनाने के लिए, मतलब HF को तोड़ने के लिए। जब एक को तोड़ोगे तभी तो ऐसे जोड़ोगे। बात यही समझ लो, किसी दो अच्छे मतलब अंडरस्टैंडिंग बच्चों के बीच में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच की अगर प्यार है, उस प्यार को अगर तोड़कर आप उसकी गर्लफ्रेंड को, या आप लड़की हो तो लड़के वाले को, लड़का हो तो लड़की को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है उसमें काफ़ी अधिक पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। अब पोटेंशियल ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो समझ लो बेटा, तो उसमें आपको काफ़ी क्या होगा, लड़के हो तो बेटा तुमको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लड़कियाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करती नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको अगर सबसे सही केमिस्ट्री समझनी हो ना तो आप इस मॉडर्न जमाने की दोस्ती खुले को सीखो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास करके मॉडर्न जमाने के लड़का लड़कियों की दोस्तों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जिसको जहां ज्यादा स्टेबलाइजेशन एनर्जी मिलती है वह एनर्जी वहीं की तरफ क्या होता है, वो मालिक उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो नहीं देखता आज के जो दोस्ती है वह स्टेबलाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिधर के तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी दे रहा है उधर की तरफ क्या करती है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाती है। मेंशन मत करिएगा पर दिस इज द 100% कड़वा सच, कहते हैं ना 100% कड़वा सच, ठीक है। आइए मुद्दे पर लौट कर आते हैं। तो ये अगर वही बात हमसे कहा कि सर ये बताइए कि अगर इसी को हम एक्सेस अमाउंट में मिला दें आयोडीन को तो क्या होगा, तो लिख लो नीचे, व्हेन लार्ज excess of HI use, the resulting product of isopropyl iodide, the resulting product of isopropyl iodide, which in fact obtained by action of hydrogen iodide on allyl iodide, कहा है कि यहाँ पे जो CH2I क्या बना था हमारे पास, डबल बॉन्ड था ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनाया था हम लोग CH2CH। अगर यहाँ पे HI के साथ अगर रिएक्शन करा दो तो क्या करेगा, अब यहां से आयोडीन जो होगा वह अटैक करना शुरू करेगा, ठीक है। काफी एक्सेस अमाउंट में अगर हम अटैक कराते हैं तो भी क्या करेगा कि यहाँ पर अटैचमेंट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही अटैचमेंट शुरू हो गए तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होगा, अब क्या होगा कि ये अटैक यहाँ करेगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका CH2 से हो गया आपका CH3, यहाँ पे जो CH था ये आयोडीन आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा तो बन गया CHI और ये आपका CH2I, ठीक है। जो हमारा पहला स्ट्रक्चर था उसको उस तरह से पड़ा रहेगा। अब यहाँ पे कैसे बना ये पता है ना, क्योंकि यहीं से अगर अटैक कराओगे तो CH+I- ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा और क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ मिलेगा। अब देख बेटा यहां से जैसे कॉम्प्लेक्स होगा, अब इसमें से आयोडीन को खींच के बाहर निकालो। अब बताओ आयोडीन को बाहर निकालोगे तो ये आयोडीन बाहर निकलेगा यहाँ से, तो क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बना, ठीक है। बात वही होती है घुमा फिरा के। फिर से अगर इस पर HI का अटैक कराओगे तो क्या होगा जरा बताओ तो, HI का अटैक कराओगे तो क्या होगा, अब ये जो होगा HI का अटैक करा दो, HI का अटैक कराओगे तो मॉलिक्यूल्स का आपस में क्या होंगे, ट्रांसफ्यूजन होगा। यहां से जो होंगे ये आयोडीन यहाँ अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा तो CH3CHI और ये क्या CH3 बनेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। क्या नाम होता है इसको, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो कहा एक्सेस अमाउंट में कराओगे तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बनेगा, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, मेथ एथ प्रोप, जिसको कह सकते हैं प्रोपाइलिन, या इसका कॉमन नाम क्या होता है प्रोपीन, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये स्ट्रक्चर जो होता है वह अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ये है HI की कहानी, बना लो
कुछ समझ में आता है? ये सब ऊपर ऊपर निकल रहा है। हो गया। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिखो ग्लिसरॉल ट्राइक्लोरोहाइड्रीन इज ऑब्टेन्ड। ट्राइक्लोरोहाइड्रीन इज ऑब्टेन्ड। बेटा देख, इसका मैकेनिज्म तो हम कहीं से नहीं बताने वाले हैं। इसको हम एक बार नहीं 100 बार पढ़ाए हैं इस रिएक्शन को, कि अगर यहाँ पे ये CH2OH है और ये यहाँ से CHOH है और यहाँ से ये CH2OH है, अगर ये PCl5 के साथ रिएक्शन कर दिया, ठीक है, तो जैसे ही PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, सारे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करो। ये PCl5 है, ये सारे क्लोरीन को क्या करेगा, यहां से रिप्लेस करेगा, तो ये CH2 क्या होगा, Cl, ये आपका CHCl और ये क्या आपका CH2Cl बनेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो भी, अब चूंकि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, एक फास्फोरस से तो कुछ काम चलने वाला नहीं है, तो यहाँ पर हम 3 मोल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेते हैं। कितने मोल? 3 मोल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब अटैक कराते हैं तो ये एक PCl5 इसके साथ रिएक्शन करता है, करके दिखाएं बस। यह हमारे पास एक PCl5 है। लो यार, तुम लोग तो बहुत दुष्ट आत्मा हो, ठीक है। एक PCl5 यहाँ है, एक PCl5 जो है, अगली बार से नहीं करेंगे, ध्यान रखना। बाद में तुम लोग मत कहना कि आप तो बढ़ाते ही नहीं है, खाली हल्ला मचा के चले जाते हैं, ठीक है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ये 5 गो क्लोरीनमा हो गया। आई बात समझ में? अब क्या करना है, अब देखो यहां पर अटैक कराओगे तो क्या होगा। अब देखो बेटा, इसमें जो PCl5 है, अब यहाँ पहले तो सबसे बड़ा चीज की ये 3 जगह पर है, तो 3 को तो क्लोरीन भिड़ा दो, ठीक है। यहाँ पर किसी एक को, चलो इसी से देते हैं, एक क्लोरीन इसको दे दो, सब में से एक दे देगा। लो थोड़ा सा खुश हो जाओ, सब में से एक एक क्लोरीन दे दो और एक प्रोडक्ट ये बना लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, अब कहोगे सर एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, यहां से टूटता है तो ये माइनस में और एक या प्लस में, और इधर से ऑलरेडी एक माइनस और एक प्लस में, और एक माइनस, 2 माइनस क्यों, क्योंकि इधर से भी तो टूट के एक माइनस दिया हुआ, मतलब एक ऑक्सीजन पे जो है 2 नेगेटिव है। तो अब एक काम करो, एक एक क्लोरीन को फिर से दो इसके दिमाग, इसके पास, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 3HCl बन गया। अब जरा गौर से समझना, 3HCl हमने दो दो क्लोरीन खर्चा कर दिया, हमारे पास बचा क्या, ध्यान रखना, यहाँ पे बचा है 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन बचा है, 2 क्लोरीन हम खर्चा कर दिए, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, और ये फास्फोरस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। आई बात समझ में? यहाँ पे 3 क्लोरीन बचा, यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन बचा दीजिए, 2 क्लोरीन खर्चा कर दिया। अब इसमें से एस हाइड्रोजन का यूज यहाँ हो गया, अब ऑक्सीजन बचा हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। गौर से समझना, अब ये जो 2 नेगेटिव चार्ज है, क्या इसके साथ आकर मिल सकता है क्या, ये दोनों पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये बनेगा यहां से फास्फोरस, तो POCl3 और POCl3 बनेगा, और इसी तीनों को आपस में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, 3 मोल POCl3। आई बात समझ में? तो आप क्या कर सकते हो, फाइनल प्रोडक्ट हमने क्या बनाया कि यहाँ पर ये एक बन गया, यहाँ पर 3 मोल POCl3 और 3 मोल HCl। लो देख लो मैकेनिज्म कितना आसान है, देख रहे हो कितना आसान खिचड़ी पका हुआ है। बना लो, तुम लोग भी खिचड़ी बना लो, दाल डाल लो, हल्दी डाल लो, नमक डाल लो, आराम से बना लो। नहीं आए समझ में तुमसे बताना, और हमें उम्मीद करते हैं कि अभी नहीं समझ में आया तो तुमको कभी नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से बनाना। बन गया, चलो नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, ब्रैकेट्स में लिखो नाइट्रेशन।
रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, ब्रैकेट में लिखो नाइट्रेशन। रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, ब्रैकेट में लिखो नाइट्रेशन। लिखो इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 concentrated H2SO4 glycerol react with fuming nitric acid, fuming nitric acid to form glyceryl nitrate which is yellow oil and highly explosive, याद रखना इसका मार्केट नाम जो होता है उसमें लोग कहते हैं नोबेल ऑयल। ब्रैकेट में लिखो नोबेल ऑयल, लाल रंग से ब्रैकेट को घेरा मारो और इसे मार्क कर लो, नोबेल ऑयल। इट यूज इन डायनामाइट by mixing with Kieselguhr, KIESELGUHR, Kieselguhr। ये जो है ध्यान रखेंगे डायनामाइट बनाने में इसका यूज की जाती है, विस्फोटक। ये केमिस्ट्री लैब में हम लोग यूज करते थे, क्या करने के लिए? बम बनाने के लिए। केमिस्ट्री लैब में अगर कुछ फोड़ना उड़ना रहता था, हल्ला मचाना, दीपावली मनाना होता था, तो इसका हम लोग बहुत ही यूज किए हैं। ठीक है, तो दीपावली मनाना होगा तो तुम लोग भी इसका यूज कर सकते हो केमिस्ट्री लैब में जाकर। ठीक है, लैब में जाना, टीचर से बिना पूछे, ग्लिसरॉल तुमको मार्केट वहां पर रहता है। ठीक है, बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको बताएं, ग्लिसरॉल वहां पे रहता है। ग्लिसरॉल में क्या करना है कि नाइट्रिक एसिड डाल देना और साथ में H2SO4 डाल देना और डालकर भाग जाना वहां से। अब बेटा बचा कर रहना, नहीं तो शीशा जो फटता है ना तो शरीर के अंदर जाके चुभता है। तो पता है ना बम कैसे बनाया जाता है? बम जो बनाया जाता है उसमें क्या होता है, लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स डाले गए रहते हैं, ताकि वही तो आपके जब वो फटता है, शीशे के लोहे के पार्टिकल्स होते हैं, जब वो फटता है तो क्या होता है, उसमें जो बारूद टाइप का जो बनाया जाता है वो आपके बॉडी के अंदर चुभ जाता है, जिसके चलते आपके ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। अब ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, जिसके चलते आपकी ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, जहाँ से ब्लड में, शरीर में ब्लीडिंग कम होने से क्या, ब्लड की मात्रा कम होने से इंसान एक्सपायर कर जाता है। ठीक है, बम के अंदर कोई बहुत सारी एक्सप्लोसिव चीज जो होती है वो छोटे छोटे क्या होते हैं, लोहे के और शीशे के टुकड़े होते हैं, काफी बारीक बारीक टुकड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब एक्सप्लोसिव करता है तो ऐसी स्थिति में काफी हाई वेलोसिटी के साथ आता है। ठीक है, और सबसे मजेदार आपको बताएं कि एक्सप्लोसिव जो नेचर होता है बम पार्टिकल्स का, वो बराबर डिस्टेंस दोनों तरफ कवर करता है। यहां से अगर ये फटेगा तो इधर की तरफ अगर x डिस्टेंस कवर करता है तो इधर की तरफ भी ये क्या करेगा, x डिस्टेंस कवर करता है। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है कि बराबर एक्सप्लोसिव नेचर इसमें कम ब्रेक का होता है। और ये पार्टिकल्स क्या करता है, बॉडी के अंदर जाके इंजेक्ट हो जाता है, जिसके चलते क्या होती है, वह ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, जाकर सीधे पूरी मात्रा। आप देखे होंगे कि जब भी किसी व्यक्ति की अटैकिंग होती है तो उसके क्या होते हैं, काफी जो हाई एक्सप्लोसिव के साथ तो क्या करते हैं, बॉडी पर अटैक करता है। इसलिए देखे होंगे जितने लोग कोई बम अटैक होता है तो उसमें काफी अधिक ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग होने के मेन रीजन यही होता है, उससे काफी हाई प्रेशर उस पर काम करता है। अब वो काफी, अगर मान लो कि कभी कभी आप कहते हो कि सर बम जब उठता है तो शरीर के बॉडी के चथड़े उड़ जाते हैं, उसके पीछे यही होता है कि हाई प्रेशर उस पर काम करता है और काफी अधिक फोर्स के साथ काम करता है, जहां से क्या करती है वो ब्लड वेसल्स तो ब्रेक करता है, साथ में मसल्स के भी ब्रेक डाउन कर देता है। ये हमारी बॉडी सीमेंटेड तो होती नहीं है, इसको आसानी से जब काफी अधिक फोर्स लगाओगे तो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तभी हम तुमको जब हम पढ़ाएंगे न्यूक्लियर रिएक्शन, वहां पर हम बम के प्रिपरेशन मेथड बताएंगे, कैसे बम बनाते हैं। अब ये बना देंगे तो तुम लोग बैठ के आतंकवादी मत बन जाना। ठीक है, ये नहीं कि बस अब बम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये काम नहीं करना है। चलो, अब तुमको सबसे बड़ा चीज होता है कि नाइट्रेशन के बारे में हम लोग बताएं तो कहा कि अगर जो भी हमारे पास ये जो ग्लिसरॉल है CH2OH है, ये आपका यहाँ से CHOH है और ये आपका यहाँ से CH, इसका रिएक्शन करा दो HNO2 के साथ। ठीक है, ठीक,
अब ये अरे यार नाइट्रिक एसिड है, कहाँ है, मजाक कर रहे हो, HNO3 के साथ, ठीक है। वो नाइट्रस एसिड नहीं, नाइट्रिक एसिड लेना है, ध्यान रखना बेटा। नाइट्रिक एसिड बड़ा अच्छा एसिड होता है, आसानी से लैब में मिल जाता है। अगर तुम लैब में थोड़ा सा लैब असिस्टेंट को पटा लो ना, और पटाने के मतलब कुछ और नहीं, पटा लो मतलब उसको थोड़ा सा बात बना लो ना, तब उस स्थिति में ये बड़ा काम का चीज होता है। तो अगर आप नाइट्रिक एसिड को ले लो, HNO3 को, HNO3 को, और यहाँ से क्या करो, HNO3 है, ठीक है। और समझना बात को थोड़ा सा। अब HNO3 जो है, इसको अगर हम इसको कंबाइन करें तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, OHNO2, OHONO2 और HONO2 लिख सकते हैं इसको, HNO3 को, ठीक है। जनरल जब इसका स्ट्रक्चर HNO3 का जब बनाते हैं तो नाइट्रोजन होता है एक तरफ, यहाँ से OH होता है, दूसरी तरफ ये क्या होता है, यहाँ पर HNO2 है ना, सॉरी, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर है, और यहाँ पर सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इधर OH वालों को हम इधर छांट लिए। अब क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये OH था, ठीक है, वो NO2 था। अब एक काम करो कि यहां से अटैकिंग कराओगे, तो यहां से H और यहां से क्या, OH, ये इसके साथ यहाँ का H और ये OH, और H और ये क्या, OH, ये तीनों मिलकर पानी बना लेगा। और ये क्या करेंगे, यहां टिक करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये जो भी रिएक्शन होता है वह कंसंट्रेटेड, ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराना। इसलिए खासकर रिएक्शन जब भी दफना कराया जाता है ना लैब में, तो बच्चों को नहीं दी जाती है, कहते हैं कि यार रुको हम कराते हैं, हम लोग अपने प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। नहीं, तुम लोग की क्या भरोसा, तुम लोग कहाँ आग लगा दोगे और भाग जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा CH2ONO2, यहाँ से बनता है CHONO2, और ये होता है आपका CH2ONO2, ठीक है। और यहाँ से निकलता है 3 मोल H2O। आई बात समझ में? इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। और ये जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है इसी को हम लोग कहते हैं ग्लिसरल नाइट्राइट, ठीक है। ग्लिसरल क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नाइट्रेट बोलते हैं। बेटा यही जो होता है बड़ा एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है, और ये बड़े आसानी से क्या करता है, बम बनाने में इसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलो इतना बना लो। अगर आप इतना बना लिए हो तो हम जो है बहुत बड़ा वीडियो बना देने के बाद लोगों को होता है कि सर आप तो बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बना दिए हैं, लेकिन देखने बैठते हैं तो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है, पता नहीं चलता है। इसलिए आज इतना ही, हम लोग फिर आगे जब मिलेंगे तो इसके बाकी केमिकल प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। इसका एक वीडियो या अधिक से अधिक 2 वीडियो और होगा, उसके बाद ये ग्लिसरॉल आपका खत्म हो जाएगा, फिनॉल का वीडियो आपका बन ही रहा है, तो उसके बाद फिनॉल खत्म हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी एक यूनिट जो होगी वह आपकी खत्म हो जाएगी पेपर नंबर 1 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। चलो इतना ही, थैंक यू सो मच।